तो अब आ जाते हैं ऑटोनॉमस आइटम्स पे। अब ये ऑटोनॉमस आइटम्स क्या है? देखो यार, कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं या कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मोटिव के लिए किए जाते हैं, और उन्हीं ट्रांजैक्शंस को आप नाम देते हो ऑटोनॉमस आइटम्स, बिकॉज दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन वॉट एवर द कंडीशन इज देयर अबाउट द बैलेंस ऑफ पेमेंट। कोई लेना ही देना नहीं है। क्यों लेना देना नहीं है? क्योंकि इनका कोर मोटिव होता है प्रॉफिट। जल्दी से वो चार्ट निकालो जो मैंने बताया था। उस चार्ट में मैंने विजिबल आइटम्स के नीचे प्रॉफिट लिखवाया था। वो एक्चुअल में विजिबल आइटम एक ऑटोनॉमस आइटम है। चलो एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे। तो यार अब हमें डिस्कस करना है ऑटोनॉमस आइटम्स और अकोमोडेटिंग आइटम्स के बारे में, लेकिन इसको शुरू करने से पहले वही श्री गणेश करते हैं जो हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट के साथ किया, और वो है नॉर्मल रेसिडेंट्स और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब समझना इसके बीच क्या जरूरी है। ये तो हम जानते हैं कि पूरा जो भी हम अभी तक बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर पढ़ते आ रहे हैं, उसमें जो एक चीज बहुत ही कॉमन है वो ये है कि नॉर्मल रेसिडेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। मैंने आपको समझाने के लिए बताया था कि इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस का मतलब मॉनेटरी वैल्यू, लेकिन यहां पे मैंने एक चीज आपको और क्लियर की थी कि सारा काम फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू होता है, डॉलर के थ्रू होता है, हमें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मेंटेन करना पड़ता है। तो इतना सब कुछ मैंने यहां पे ऑटोनॉमस आइटम्स के लिए क्यों बताया है, अब ध्यान से सुनना। जो ऑटोनॉमस आइटम्स होते हैं वो सिंपली ये बोलते हैं कि वो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हैं, और देखना कितने ज्ञानी हैं, उन्होंने इसके अंदर क्या एडअप किया। ये इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस सिर्फ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस नहीं है, ये इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हैं। अरे भाई ये ऐसी बात बता रहे हैं जो हमें पता ही नहीं थी। ठीक है बता रहे हैं तो हम भी एक्सेप्ट कर लेंगे। ये इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होते हैं। एक नॉर्मल रेसिडेंट जो हमारे केस में भारत है, भारत के अंदर 3 प्रकार के प्राणी पाए जाते हैं, इंडिविजुअल, कंपनीज और भारत सरकार यानी गवर्नमेंट। ये 3 लोग इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस करते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ। क्या मोटिव है उनका इसको करने का? विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स। ध्यान रखना, विद द मोटिव्स ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स। बिना इसके इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस नहीं होंगे, और यही कहलाता है एक इकोनॉमिक मोटिव। मतलब ये इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस का जो कोर मोटिव है वो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का, जिसे हम एक और नाम दे सकते हैं कि वो इकोनॉमिक मोटिव होता है। इन अदर वर्ड्स बात करते हैं कि क्या हुआ, इन्हें ऑटोनॉमस आइटम्स क्यों बोला गया। देखो भाई, मेरे इंडिया का बैलेंस ऑफ पेमेंट बड़ा बिगड़ा हुआ है, मतलब बहुत ही बुरी कंडीशन है। मैं खुद को संभाल नहीं पा रहा हूं एज एन इकोनॉमी, और मेरे साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। इससे बाहर आने वाली जो कंपनीज इंडिया में आएंगी, इन्वेस्टमेंट करेंगी, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनका पूरा डिसीजन इस चीज पे बेस्ड है कि उन्हें इंडिया में आने के बाद प्रॉफिट होगा या नहीं होगा। इसलिए कोई भी कंपनी अगर इंडिया में आती है, इंडिया में पैसा लगाती है, इंडिया में गुड्स को सेल करती है, तो वो ऑटोनॉमस आइटम्स का पार्ट होगा, बिकॉज दे डू नॉट हैव टू डू एनीथिंग विद द बैलेंस ऑफ पेमेंट। उन्हें क्या लेना देना इंडिया में कितनी अमीरी है, कितनी गरीबी है। हाँ, उनका प्रोडक्ट बिकेगा या नहीं बिकेगा वो सोचना अच्छी बात है, लेकिन इंडिया के बैलेंस ऑफ पेमेंट से कोई लेना देना नहीं होता है। उन्हें सिर्फ एक चीज से लेना देना होता है कि वो एक्चुअल में कितना प्रॉफिट हमारे भारत से कमा सकते हैं, एंड दैट इज व्हाई दे आर इंडिपेंडेंट, दे आर ऑटोनॉमस, दे डू नॉट हैव टू डू एनीथिंग विद द बैलेंस ऑफ पेमेंट। All they are concerned about is how much profit they can earn। तो फिर से एक बार रिवाइज करेंगे। ऑटोनॉमस आइटम्स वो इंटरनेशनल मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस हैं या इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हैं जिनका कोर मोटिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, या आप ये बोल सकते हो कि उनका कोई ना कोई इकोनॉमिक मोटिव होता है। ऑटोनॉमस वर्ड क्यों यूज हुआ? क्योंकि ये इंडिपेंडेंट होते हैं, ये किसी फैक्टर पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं, सच एज बैलेंस ऑफ पेमेंट। उन्हें कोई लेना देना नहीं होता किसी इकोनॉमी का क्या बैलेंस ऑफ पेमेंट है, वो तो आएंगे, प्रॉफिट कमाएंगे, चले जाएंगे।
अब कंपोनेंट्स देख लेते हैं कि ये जो ऑटोनोमस आइटम्स हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। देखो भाई, ये हो सकते हैं दो प्रकार के। पहला अकाउंट होता है करंट अकाउंट, मतलब ऑटोनोमस आइटम्स, यानी मैं प्रॉफिट कमाना चाहता हूं तो प्रॉफिट कमाना अगर चाहूंगा तो ये भी जानता हूं कि या तो मैं गुड्स को बाय करूंगा या तो मैं गुड्स को सेल करूंगा, और क्योंकि मैं एक नॉर्मल रेसिडेंट हूं और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ कर रहा हूं तो वो चीज क्या कहलाएगी, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। तो ये तो हो गया करंट अकाउंट का, जो कि रेगुलर बेसिस पे होता है। एक और होता है, वो होता है कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट के अंदर क्या आया, ध्यान से सुनना। कैपिटल अकाउंट के अंदर कोई भी रिसीट्स या रीपेमेंट्स हो लॉन्ग टर्म लोन्स की, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स की, जो कि किसी प्राइवेट इंडिविजुअल ने लिए हो, उसको हम काउंट करते हैं कैपिटल अकाउंट के अंदर। मतलब क्या हुआ, मान लो मेरे पास सरप्लस अवेलेबल था, तो मेरा इकोनॉमिक मोटिव क्या था कि मैं अपना बर्डन हल्का कर दूं, मेरे पास जो भी लोन था, जो भी मेरे ऊपर बोरिंग्स थी, मैं उनको रीपे कर दूं। तो जैसे ही मैंने रीपेमेंट्स करे, वो किसका पार्ट हो गया, कैपिटल अकाउंट का। इकोनॉमिक मोटिव इसके अंदर ये था कि यस, मेरे पास जो भी सरप्लस था मैंने उसको किसी तरीके से बेटर यूटिलाइजेशन कर लिया बाय पेइंग ऑफ माय बैंक लोन्स। सो ऑटोनोमस आइटम्स के अंदर ये दो चीजें होती हैं, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट के अंदर क्या आएगा, मैंने बता दिया, रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग्स बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स, रिसीट्स भी इसके अंदर आती है। करंट अकाउंट के अंदर एक्सपोर्ट इंपोर्ट आ गया, ये हमारा ऑटोनोमस आइटम्स हो गए। फिर से एक बार रिवाइज करेंगे। ऑटोनोमस आइटम्स ऑटोनोमस इसलिए कहलाते हैं क्योंकि उनका कोई लेना देना नहीं होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट की सिचुएशन से। बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव है, बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव है, कोई लेना देना नहीं है। दे आर जस्ट एंटरिंग इनटू एनी नेशन जस्ट बिकॉज दे वांट टू अर्न प्रॉफिट्स, से फॉर एग्जांपल, या फिर कोई ना कोई उनका इकोनॉमिक मोटिव होता है। ये दो तरीके से पाए जाते हैं, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। तो ऑटोनोमस आइटम, मैं अभी भी बैलेंस ऑफ पेमेंट को यहां पे गायब नहीं कर रहा हूं, बैलेंस ऑफ पेमेंट अभी भी सेंटर में है। ऑटोनोमस आइटम समझ में आ गया कि इनका कारण सिर्फ एक होता है, टू अर्न सर्टेन प्रॉफिट्स और देयर शुड बी एनी इकोनॉमिक मोटिव। चलिए आते हैं अकोमोडेटिंग आइटम्स पे। ठीक है, अकोमोडेटिंग आइटम्स क्या होते हैं। मान लीजिए आप ऑटोनोमस आइटम्स काफी अच्छे से आपके इकोनॉमी में एस्टैब्लिश्ड हैं, मतलब देयर आर सर्टेन ट्रांजैक्शंस दैट आर हैपनिंग ऑन अ रेगुलर बेसिस। ठीक है, उससे क्या पता चलता है, दो चीजें, या तो उन ट्रांजैक्शंस के थ्रू आप सरप्लस जनरेट करोगे, या उन ट्रांजैक्शंस के थ्रू आपकी इकोनॉमी के अंदर डेफिसिट होगा। दैट मींस या तो एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा या तो इनकम ज्यादा होगी, इसके अलावा तो कोई और चीज हो नहीं सकती। बैलेंस्ड तो आ ही नहीं सकता, मैंने जैसा आपको बताया था। तो यहां पे अगर मान लेते हैं फॉर एग्जांपल कि डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट है, तो ये डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट के साथ क्या किया जाए। नेगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट है, आपके पास पैसा नहीं है, आपके खर्चे ज्यादा हो चुके हैं, आपको उन खर्चों को अब संभालना है। क्या करोगे आप कहीं ना कहीं बोरोइंग्स लोगे, आप कहीं ना कहीं से फंड रेज करोगे। ये आइटम्स होते हैं अकोमोडेटिंग आइटम्स। व्हाई दे आर बीइंग टर्म्ड एज अकोमोडेटिंग आइटम्स, बिकॉज ये कहीं ना कहीं अकोमोडेशन दे रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हेल्प कर रहे हैं, एंड दे आर टिपिकली बेस्ड ऑन द नेट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द ऑटोनोमस आइटम्स। क्योंकि ऑटोनोमस आइटम्स उतने इफेक्टिव नहीं थे, जितने भी ऑटोनोमस आइटम्स थे, जो भी प्रॉफिट के लिए काम कर रहे थे, वो उतना रेवेन्यू, वो उतना प्रॉफिट मार्केट में जनरेट नहीं कर पाए कि हमारी इकोनॉमी में सरप्लस हो। जब ऑटोनोमस आइटम्स फेल हो गए, जब वो सरप्लस ही जनरेट नहीं कर पाए, तो हमें उस डेफिसिट को, जो इकोनॉमी में खर्चा ज्यादा हुआ, उस डेफिसिट को कवर अप करना पड़ेगा। कवर अप करने के लिए जो भी बोरोइंग्स, जो भी आप लोन मार्केट में जाके लोगे, वो अकोमोडेटिंग आइटम्स है, वो हेल्पिंग हैंड्स है। By this you can cover up, by this you can manage your economy. So whatever you are borrowing, that is the net consequences of the autonomous items. अगर autonomous items surplus देते तो मुझे लोन लेने की कभी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मेरे autonomous items फेल हो गए। autonomous items ने इतना सरप्लस नहीं बनाया कि इकोनॉमी में मेरे खर्चे मीट आउट हो पाए। तो खर्चे ज्यादा थे, इनकम कम थी, इसके कारण डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट आने लगा। जैसे ही डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट आया, पैसा कहां से लाऊं, जनरेट तो कर ही नहीं पा रहा इनकम, तो भागा भागा जाऊंगा और लोन लूंगा। अब ये जो मैं लोन लेने पहुंच गया, जो मैं फंड्स बोरो करने पहुंच गया, ये अकोमोडेटिंग आइटम्स है, बिकॉज ऑटोनोमस आइटम्स उतने कैपेबल नहीं थे। घूम रहा हूं ताकि दिमाग में बैठ जाए। सो फिर से बोलूंगा, जो अकोमोडेटिंग आइटम्स होते हैं, दे आर टिपिकली बेस्ड ऑन द नेट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द ऑटोनोमस आइटम। और मैं यहां पे ये नहीं कह रहा कि सिर्फ डेफिसिट ही होगा, दोनों चीजें हो सकती हैं।
या तो सरप्लस भी हो सकता है या तो डेफिसिट भी हो सकता है। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। अकोमोडेटिंग आइटम्स वो सिचुएशन है जहां पे किसी इकोनॉमी में ऑटोनॉमस आइटम्स के थ्रू जो भी कंपनीज आके प्रॉफिट कमा रही हैं, वर्क कर रही हैं, इतना रेवेन्यू जनरेट कर रही हैं, उनके थ्रू दो पॉइंट ऑफ सिचुएशंस क्रिएट हो सकती हैं। या तो वो एक्सेसिव सरप्लस क्रिएट करके दे दें हमें, मार्केट में बहुत ज्यादा सरप्लस है तो हमें उसे कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना पड़ेगा। या दूसरी चीज क्या हो सकती है, वो उतना सरप्लस जनरेट ही ना कर पाए और डेफिसिट में चली जाए। दोनों कंडीशंस में कहीं ना कहीं हमें कोई ना कोई जुगाड़ लगानी पड़ेगी, कोई ना कोई हेल्प लानी पड़ेगी। अगर सरप्लस है तो इन्वेस्ट करो, डेफिसिट है तो लोन बोरो करो। तो मैं यहाँ डेफिसिट की सिचुएशन बता रहा हूँ कि अगर हमारी इकोनॉमी में डेफिसिट आ जाता है तो क्या करेंगे, वी विल बी बोरोइंग। फॉर एग्जांपल वी आर बोरोइंग फ्रॉम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को एनकैश कराओ, कहीं ना कहीं से पैसा लेके आओ। सो व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर, ऑटोनॉमस आइटम्स सही नहीं थे, यानी ऑटोनॉमस आइटम्स ने सरप्लस जनरेट नहीं किया, इसलिए अकोमोडेटिंग आइटम्स को अपने रोल में आना पड़ा और उनके थ्रू हमें डेफिसिट को कोप अप करना पड़ा। ठीक है, इसलिए ऑटोनॉमस आइटम्स को कहा जाता है अबव द लाइन बिकॉज दे वर्क फ्रीली, एंड अकोमोडेटिंग आइटम्स को कहा जाता है बिलो द लाइन बिकॉज वो हमेशा ऑटोनॉमस आइटम्स के नेट कॉन्सिक्वेंसेस पे बेस्ड होते हैं। ये अकोमोडेटिंग आइटम्स एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे अगर ऑटोनॉमस आइटम्स नहीं है तो। बिकॉज ऑटोनॉमस आइटम, फिर से बोलूंगा ध्यान रखना, बिकॉज ऑटोनॉमस आइटम्स आर रिस्पॉन्सिबल आइदर फॉर द सरप्लस और फॉर द डेफिसिट अराइजिंग इन एन इकोनॉमी, एंड बिकॉज ऑफ दो सरप्लस एंड डेफिसिट ऑटोनॉमस आइटम्स की वजह से अकोमोडेटिंग आइटम्स एग्जिस्ट करते हैं टू एक्चुअली डिराइव द एंड रिजल्ट। चलिए थोड़े बहुत डिफरेंस करते हैं कि ऑटोनॉमस आइटम्स और अकोमोडेटिंग आइटम्स के बीच में फिर डिफरेंसेस क्या क्या है। फाइनली वही हम 4-5 डिफरेंसेस करेंगे ताकि दिमाग में बैठ जाए ऑटोनॉमस आइटम्स क्या है और अकोमोडेटिंग आइटम्स क्या है। सिंपल शब्दों में समझना चालू करेंगे। ऑटोनॉमस आइटम्स वो आइटम्स होते हैं, इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होते हैं जो सिर्फ इस मोटिव से किए जाते हैं कि प्रॉफिट हो सके या कोई भी इकोनॉमिक मोटिव। जो अकोमोडेटिंग आइटम्स होते हैं दे आर द नेट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ऑटोनॉमस आइटम्स। ये पहला पॉइंट है, बिल्कुल सिंपल। सेकंड पॉइंट, जो ऑटोनॉमस आइटम्स होते हैं दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अमाउंट ऑफ बीओपी, मतलब उन्हें कोई लेना देना नहीं होता ऑटोनॉमस आइटम्स को कि बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। लेकिन जब हम बात करते हैं अकोमोडेटिंग आइटम्स की, दे आर देयर टू एक्चुअली बैलेंस द बैलेंस ऑफ पेमेंट, ना ही ज्यादा सरप्लस में जाए ना ही ज्यादा डेफिसिट में जाए, एक बैलेंसिंग फिगर बना रहे, एक बैलेंस्ड फिगर बना रहे, उसके लिए अकोमोडेटिंग आइटम्स होते हैं ताकि बैलेंस ऑफ पेमेंट एक्सट्रीम्स में ना जाए। देयर शुड नाइदर बी एक्सट्रीम ऑफ सरप्लस और देयर शुड नॉट बी एक्सट्रीम डेफिसिट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट, एंड दैट इज व्हाई अकोमोडेटिंग आइटम्स आर देयर। फिर नेक्स्ट आता है कि ऑटोनॉमस आइटम्स जो होते हैं वो करंट भी हो सकते हैं और कैपिटल भी हो सकते हैं, बट इन दोनों के पीछे जो मोटिव रहेगा वो सिर्फ एक रहेगा, दिमाग में याद रखना कि वो है इकोनॉमिक मोटिव, मे बी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। लेकिन मैं जब बात करता हूं अकोमोडेटिंग आइटम्स की तो इसके अंदर सिर्फ कैपिटल अकाउंट नेचर की चीजें आती हैं, एंड दैट टू जस्ट टू कवर द सरप्लस और द डेफिसिट अराइजिंग आउट ऑफ ऑटोनॉमस आइटम्स। लास्ट जो पॉइंट बचता है वो ये है कि जो ऑटोनॉमस आइटम्स होते हैं वो अबव द लाइन कहलाते हैं और अकोमोडेटिंग आइटम्स जो होते हैं वो बिलो द लाइन कहलाते हैं। फाइनल एक छोटा सा टॉपिक है डिसइक्विलिब्रियम इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट, हम कर ही चुके हैं, थोड़ा सा और रिवाइज कर लेते हैं। तो डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या कहता है? देखो भाई, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, कोई भी इकोनॉमी दो पार्ट में होगी, या तो सरप्लस में जाएगी या तो डेफिसिट में जाएगी जब बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करते हैं। तो मतलब हम इतना कमा लेंगे कि सरप्लस में है, या फिर इतना भी नहीं कमा पाएंगे कि हमारे एक्सपेंसेस निकल पाए। तो आइदर देयर विल बी अ सरप्लस और देयर विल बी अ डेफिसिट। तो किसी भी इकोनॉमी के लिए सरप्लस कोई चिंता वाली बात नहीं होती, सरप्लस इज अ गुड थिंग। सरप्लस को तो कहीं भी इन्वेस्ट कर दो, कहीं भी लगा दो, फायदेमंद बात है। दिक्कत होती है डेफिसिट की। डेफिसिट में क्या होता है, हमारी इकोनॉमी से आउटफ्लो ऑफ कैश बहुत ज्यादा हो जाता है और इनफ्लो ऑफ कैश कंपैरेटिवली उतना नहीं हो पाता है, जिसके लिए हमें रेगुलर बेसिस पे बाहर के इंस्टीट्यूशन से ऑब्वियसली लोन्स लेने पड़ते हैं, बोरो करना पड़ता है, इन्वेस्टमेंट्स मांगने पड़ते हैं, एंड दैट इज कंपैरेटिवली अ बैड सिचुएशन फॉर एन इकोनॉमी दैट शोज दैट इकोनॉमी इज इन ट्रबल। सो इट इज बेटर नॉट टू हैव अ डेफिसिट इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट, rather each and every economy should work for कि सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट हो। लेकिन दोनों कंडीशन में ही डिसइक्विलिब्रियम तो होगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम बोलता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्वल हो, there should not be any kind of payments, there should not be any kind of surplus, there should be a balance, that cannot happen, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो कोशिश जब बैलेंस रखने की है, जो कि हो नहीं सकता, तो डिसइक्विलिब्रियम होगा, और डिसइक्विलिब्रियम होगा तो कोशिश करें कि वो डिसइक्विलिब्रियम किसी इकोनॉमी के फेवर में हो, किसी इकोनॉमी को एडवांटेज दे रहा हो,
डिसएडवांटेज ना दे रहा हो, डेफिसिट ना दे रहा हो। सो यहां पे हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट चैप्टर खत्म होता है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपके लिए वीडियोस जल्दी से जल्दी लेके आऊं। तब तक के लिए बाबा जी का प्रणाम। So if you like our videos, hit the like button, subscribe to our channel to get all the latest updates and what is trending in commercebaba.in। और हाँ, आखिर में अगर आपको सारे नोटिफिकेशंस चाहिए कॉमर्स बाबा से तो वो घंटा दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।